नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम मनोविज्ञान के शानदार प्रश्नों का यहां पर हल करने वाले हैं। बिल्कुल नए और कठिन प्रश्न, अच्छे प्रश्न लेवल के आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। मनोविज्ञान का पेपर नंबर 11 है। बेहद ही शानदार प्रश्न है साथियों। निश्चित सफलता हेतु आप लगातार इन टेस्ट सीरीज को जरूर हल करिएगा, क्योंकि रेगुलर ये जो टेस्ट सीरीज मिल रही है, ये छोटे छोटे टेस्ट निश्चित रूप से आपको एग्जाम में सफलता जरूर दिलवाएंगे साथियों। तो मैं पीएन लोधा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं एक एक प्रश्न को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। के प्रश्न संख्या 1 है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक है जीन पियाजे, कर्ट लेविन, जेरोम एस ब्रूनर और इनमें से कोई भी नहीं। देखिएगा, जब भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का नाम आता है तो हमारे माइंड में एक मनोवैज्ञानिक का नाम निश्चित रूप से आना चाहिए, वो है जीन पियाजे। साथियों, जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जनक माना जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और कुल 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था संज्ञानात्मक विकास की। कितनी अवस्थाएं बताई थी इन्होंने? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी बताई थी उसको भी देख लेते हैं। पहले इन्होंने बताई थी संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी इन्होंने बताई थी साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी इन्होंने बताई थी साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी इन्होंने बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न संख्या 1 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। देखिएगा, ये जो टेस्ट है ये सिर्फ रीट के लिए ही नहीं बल्कि रीट के बाद में जो मुख्य एग्जाम होगा उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। साथ में जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है, इनमें भी साइकोलॉजी के बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए भी बेहद ही ज़्यादा उपयोगी होगी ये टेस्ट सीरीज। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 को, अधिगम आदत ज्ञान व अभिवृत्ति का अर्जन है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी? क्रो एंड क्रो ने, बी एफ स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने और जे बी वाटसन ने। तो देखो, अधिगम क्या है? आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, इन तीनों शब्दों को याद रख लीजिएगा। ये तीनों ही शब्द क्रो एंड क्रो के द्वारा कहे गए हैं कि भाई अधिगम का मतलब आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन होता है। विकल्प 1 सही है आपके प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 3 पर। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। साथियों, तीसरा प्रश्न है आपके, अधिगम प्रारंभ होता है जन्म के कुछ समय बाद प्रारंभ होता है, जन्म से ही प्रारंभ होता है, शैशव अवस्था से प्रारंभ होता है या जन्म के 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होता है? तो देखो, जन्म के 2 सप्ताह बाद अधिगम प्रारंभ नहीं होता है, ना ही शैशव अवस्था से होता है, बल्कि जन्म से ही अधिगम प्रारंभ होता है। जब बालक का जन्म होता है तब से ही वो सीखना शुरू कर देता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 3 में। अगला साथियों प्रश्न संख्या 5 है आपके, पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक है भोजन, घंटी, दोनों और इनमें से सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं साइकोलॉजी की ये। देखिएगा, इन्होंने अपने सिद्धांत में जो प्रयोग किया था इसमें 2 प्रकार के उद्दीपक थे। एक तो था अनुबंधित उद्दीपक और एक था अनानुबंधित उद्दीपक। दूसरा क्या था? अनानुबंधित उद्दीपक। तो दोनों चीज को समझिए साथियों। अनुबंधित उद्दीपक का मतलब है वह उद्दीपक जिससे अनुबंधन हुआ है, और अनानुबंधित उद्दीपक मतलब जिससे अनुबंधन नहीं हुआ है। तो अनुबंधन किससे होता है साथियों? घंटी से होता है, क्योंकि घंटी से लार का आना अनुबंधन है, भोजन से लार का आना अनुबंधन नहीं होता है। इसलिए भोजन तो अनानुबंधित उद्दीपक है, जिसको स्वाभाविक उद्दीपक भी आप कह सकते हो, और घंटी अनुबंधित उद्दीपक है। तो विकल्प कौन सा सही हुआ फिर आपके प्रश्न नंबर 5 में? दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो छठा प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, यूनान, लैटिन और जर्मन। तो देखो, पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व ये जो शब्द है हिंदी का, ये पर्सनैलिटी इसका अर्थ निकलता है, ठीक है, इंग्लिश में। तो साथियों, ये जो पर्सनैलिटी इंग्लिश शब्द है, इसका निर्माण, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा में एक शब्द आता है पर्सोना। क्या आता है? पर्सोना। इस पर्सोना शब्द से पर्सनैलिटी शब्द बना है, और ये पर्सोना शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही हो जाता है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे क्या पूछा जा रहा है आपसे।
व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का उसके वातावरण से अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यह कथन किसका है? आलपोर्ट का कथन है, ये शेल्डन का कथन है, वुडवर्थ का कथन है और गिलफोर्ड का कथन है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है व्यक्तित्व की। और ये जो परिभाषा दी गई है साथियों व्यक्तित्व के संदर्भ में, ये आलपोर्ट के द्वारा दी गई है। साथियों क्या याद रखना है? मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन। इन शब्दों का प्रयोग आलपोर्ट के अलावा किसी ने भी नहीं किया है, तो याद रखिएगा मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन मतलब आलपोर्ट। तो विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 8 पर। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण होता है आत्मज्ञान से, आदर्श से, धर्म से और वंशानुक्रम व वातावरण से। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार बताना है आपको यहाँ पर व्यक्तित्व का निर्धारण किससे होता है। 8वें प्रश्न में सोच समझकर उत्तर दीजिएगा, अच्छी तरह से प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का मानना है कि व्यक्तित्व का निर्धारण वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है। मतलब व्यक्तित्व में वंशानुक्रम भी सम्मिलित है और वातावरण का भी योगदान होता है। तो चौथा विकल्प आपके बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न संख्या 9 पर। तो 9वां प्रश्न है व्यक्तित्व है क्या है? व्यक्तित्व बाहरी कारक है, आंतरिक कारक है, बाहरी व आंतरिक कारक दोनों है और इनमें से कोई नहीं। तो देखो 9वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा क्या है व्यक्तित्व। देखो बाहरी कारक भी है, आंतरिक कारक भी है, इसका मतलब फिर आपके जो तीसरा विकल्प है बाहरी व आंतरिक कारक दोनों ही व्यक्तित्व में सम्मिलित होते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। आपने देखा होगा कि बाहर से जो व्यक्ति हमें दिखाई देता है उसकी जो शक्ल सूरत है, उसकी जो शारीरिक संरचना है साथियों, हम अंदाजा लगाते हैं कि यार ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, तो ये तो बाहरी कारक हुआ। अब हमें ये थोड़ी पता है कि भाई उसका व्यवहार कैसा है, वो कितना बुद्धिमान है, उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, ये उसके आंतरिक कारक होते हैं। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प आपके 9वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 10 पर। तो 10वां प्रश्न वातावरण के सापेक्ष किए गए व्यवहार को कहते हैं समायोजन कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है, विकास कहा जाता है और व्यक्तित्व कहा जाता है। तो देखो वातावरण के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब क्या हुआ कि वातावरण के अनुसार हम जो व्यवहार करते हैं, तो साथियों उसको विकास नहीं कहते हैं, उसको व्यक्तित्व भी नहीं कहते, उसको हम कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं उसको? समायोजन। क्योंकि हमारे सामने अलग अलग परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं, तो यही क्या होता है? समायोजन होता है। विकल्प 1 आपके बिल्कुल सही है 10वें प्रश्न में। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, ये देखिएगा नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, इरिक एरिक्सन के द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा और जीन पियाजे के द्वारा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चारों ही ये जो नाम है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है साथियों। देखो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था आपको पता होना चाहिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। जबकि अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत। इरिक एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए साथियों। नेक्स्ट 12वें प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं, ये देखिएगा ऐसे व्यक्ति जो बिना कर्म के फल भोगने की इच्छा करते हैं, तमोगुणी उनका व्यक्तित्व होता है, रजोगुणी उनका व्यक्तित्व होता है, सतोगुणी उनका व्यक्तित्व होता है और सभी। तो ये तीनों ही बिल्कुल अलग अलग है, तो सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि भाई वह व्यक्ति जो बिना कर्म के मतलब काम भी नहीं करना चाहते हैं और फल की भी इच्छा रखते हैं। तो बिना कर्म के फल की इच्छा
बिल्कुल ही गलत है ये तो साथियों सात्विक लोग ऐसे नहीं होते हैं, ना ही राजसिक होते हैं, बल्कि जो तामसिक प्रकार का व्यक्तित्व होता है वो इस प्रकार की इच्छा करता है कि कुछ काम भी नहीं करूं और बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाए, तो वो होता है तमोगुणी व्यक्तित्व। विकल्प एक आपके 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 13 पर। तो चलिए 13वां प्रश्न, अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता का वर्गीकरण किसने किया? कार्ल जुंग ने, हेंस आइंजैक ने, आइंजैक केटल ने और इनमें से सभी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकल्पों को देखिएगा। अगर आपने चीजें पढ़ रखी है तो भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा इस प्रश्न में। साथियों 13वें प्रश्न का उत्तर सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो देखते हैं क्या है, हेंस आइंजैक। हेंस आइंजैक के द्वारा ही अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता का वर्गीकरण दिया है। जबकि अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि कार्ल जुंग इसका सही आंसर होना चाहिए, तो साथियों कार्ल जुंग ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी बताया है। कौन सा बताया है? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन्होंने बताया है। अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता हेंस आइंजैक ने बताया है। तो विकल्प 2 ही आपके 13वें प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। तो 14वां प्रश्न, प्रारंभिक पेशीय विकास निर्भर करता है किस पर? परिपक्वता पर, अधिगम पर, दोनों पर और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों प्रारंभिक मतलब शुरुआती, पेशीय पेशीय विकास क्या होता है मैं आपको बता देता हूं एक बार। पेशीय विकास का मतलब होता है साथियों कि बालक जैसे हाथ हिलाता है, पैरों को हिलाता है, बैठना सीखता है, रेंग कर चलना सीखता है, चलना सीखता है, उठना बैठना उसका जो होता है, ये होता है पेशीय विकास। तो साथियों ये चीजें परिपक्वता पर भी निर्भर करती है और अधिगम पर भी निर्भर करती है, अर्थात यहाँ दोनों वाला जो विकल्प है दोनों पर, यही आपका सही आंसर होगा। क्योंकि परिपक्वता आना भी जरूरी है इस चीज के लिए। यूँ तो है नहीं कि जन्म के 1 महीने बाद ही बालक चलने लग जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो परिपक्व होगा उस चीज के लिए तब चलेगा, और उसके लिए भी उसको सीखना पड़ेगा उस चीज को, ऑटोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। 15वां प्रश्न, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति मूलतः किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, यूनान से और जर्मन से। तो साथियों एडोलसेंस, एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। क्या होता है? किशोरावस्था होता है साथियों इसका अर्थ। देखो एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलसियर शब्द से हुई है। किससे हुई है? एडोलसियर शब्द से हुई है। और ये एडोलसियर जो शब्द है ये किस भाषा का है आपको अब ये बताना है। तो बताइए 15वें प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है प्रश्न संख्या 15 का वो रहेगा प्रथम विकल्प। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति मूलतः लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से हुई है। तो आपका प्रथम विकल्प प्रश्न संख्या 15 में सही है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न देखेंगे, ये देखिएगा, तेज दौड़ना, दौड़ प्रतिस्पर्धा का आनंद लेना जैसे स्थूल पेशीय कौशल किस उम्र में विकसित होते हैं? 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 7 वर्ष में। देखो आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है सिर्फ आरबीएससी एनसीईआरटी किताबों पर ही आधारित है, और जो पूर्व में जो एग्जाम हुए हैं उनके प्रश्न भी आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रेगुलर तैयारी करनी है बस आपको। आपका सिर्फ यही काम है कि रेगुलर तैयारी जारी रखो। तो 16वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, ये जो स्थूल पेशीय कौशल है ये 5 वर्ष में विकसित हो जाते हैं। देखो स्थूल पेशीय कौशल का मतलब थोड़े बड़े स्तर के कौशल हो जाएंगे, और एक होता है सूक्ष्म पेशीय कौशल, जैसे हंसना, मुस्कुराना, लिखना, सुनना। साथियों ये सूक्ष्म पेशीय कौशल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो थर्ड विकल्प यहाँ पर 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आएंगे। तो 17वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा स्थूल पेशीय कौशल है? सीढ़ियों पर चलना, चित्रात्मक पहेलियों को भली भांति जोड़ना, ब्लॉक बनाना और इनमें से सभी। तो देखो स्थूल का मतलब बड़े स्तर के हो जाएंगे, तो सीढ़ियों पर बालक चल रहा है तो ये भी स्थूल पेशीय कौशल है। चित्रात्मक पहेलियों को भली भांति वो जोड़ रहा है, ये भी स्थूल पेशीय कौशल है। ब्लॉक बना रहा है, ये भी स्थूल पेशीय कौशल है। अर्थात यहाँ इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है 17वें प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 18 पर। तो 18वां प्रश्न,
किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं, अर्थात परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार उपयुक्त लक्षण किस अवस्था में प्रदर्शित होता है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो, समझने वाली चीज है, अभी मैंने आपको बताया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है और इसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। चारों अवस्था भी मैंने आपको बता दी थी, ये आपके सामने भी रही। अब यहाँ पर अवस्थाओं की विशेषता पूछी है कि किशोर तर्क का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब उपयोग होता है। क्या होता है? उपयोग। तो तर्क का उपयोग अधिक अमूर्त रूप से, अमूर्त मतलब जो चीज सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में सोचना कर सकते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है। तो साथियों, ये विशेषता जीन पियाजे के सिद्धांत की जो अंतिम अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था की ये विशेषता है जो कि 11 से 15 वर्ष के लगभग चलती है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 19 पर। तो 19वां प्रश्न देखेंगे, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है अमूर्त चिंतन, दिवा स्वप्न, समस्याओं का उदय और निरुद्देश्य भ्रमण। तो देखो, किशोरावस्था के अंतर्गत यहाँ पर 3 विशेषता तो किशोरावस्था की है और एक विशेषता किशोरावस्था की नहीं है, आपको वही देखना है। तो देखो, किशोरावस्था मतलब 12 से 18 वर्ष की उम्र के लगभग की जो आयु है, ये किशोरावस्था कहलाती है। बालक इसमें अमूर्त चिंतन भी करता है, जो चीज सामने नहीं होती है उसके बारे में भी सोचने लग जाता है। दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग भी उसके अंतर्गत होते हैं, मतलब वो कल्पना लोक में भी इस अवस्था में जाता है। डे ड्रीमिंग, फैंटेसी जैसी चीजें उसके माइंड में आती रहती है। सोचता रहता है कि बेड पे आराम से सोते सोते कि यार मेरे तो 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, मैं तो ये कर दूं वो कर दूं। दिन में सपने देखना जो लगभग यूं मानो कि एक तरह से असंभव टाइप के, ठीक है। समस्याओं का उदय होना, अनेक प्रकार की समस्या उसके सामने आती रहती है। लेकिन यहाँ है निरुद्देश भ्रमण। साथियों, ये जो निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति है, ये किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, बल्कि ये तो बाल्यावस्था की विशेषता है। और बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष की। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है, ये किशोर अवस्था की विशेषताओं में नहीं आएगा। यही आपका आंसर होगा 19वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, शेष अवस्था में अभाव होता है किसका? अधिगम का, नैतिकता का, जिज्ञासा प्रवृत्ति का और इनमें से कोई नहीं। तो वापिस इनमें से कोई नहीं को तो हम हटा देंगे क्योंकि बोल ही रखा है, ये विकल्प आपका सही नहीं रहता है। साथियों, शेष अवस्था में बालक अधिगम करता है कि नहीं करता है, चीजों को सीखता है कि नहीं सीखता है, क्योंकि शेष अवस्था भी 0 से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। तो साथियों, अधिगम भी होती है, मतलब अधिगम भी होता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति, तो साथियों जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, वो अनेक सवाल उसके माइंड में आते रहते हैं, जिज्ञासा प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है। लेकिन इसमें है नैतिकता, तो किसका अभाव होता है? नैतिकता का अभाव होता है साथियों, क्योंकि किशोर नैतिक नहीं होता है, उसको पता नहीं होता है कि कौन सी चीजें हमको करनी है, कौन सी चीजें हमारी नीतियों के खिलाफ है, कौन सी नीतियों के अनुसार है। नैतिकता उसमें नहीं पाई जाती है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे। 21वां प्रश्न, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, 24, 44 और 46। तो साथियों, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या टोटल होती है 46, जबकि युग्म होते हैं 23। तो फिर हम कौन सा आंसर सही करेंगे? यहाँ पर चौथा विकल्प सही करेंगे, 46। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 22 पर। तो 22वां प्रश्न, साथियों प्रश्न नंबर 22 है, विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। पहला कथन, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा कथन है, विकास बहुदिश है। तीसरा है, विकास संशोधन युक्त नहीं होता है। और चौथा है, मानव विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो देखो, विकास के बारे में बात करें, आपको यहाँ पर असत्य कथन देखना है। 3 कथन तो सत्य रहेंगे और 1 कथन असत्य रहेगा, तो उसी कथन का आपको चयन करना है। देखो, पहला कथन कह रहा है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। तो बिल्कुल सही बात है, विकास होता रहता है। विकास का मतलब यूं है गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन नहीं, गुणात्मक परिवर्तन साथियों। तो गुणात्मक परिवर्तन तो होता ही रहता है।
मतलब जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो मतलब वो विकास हो रहा है, अधिगम हो रहा है। फिर विकास बहुदिश है। बहुदिश का मतलब अलग अलग दिशाएं विकास की होती है। जैसे शारीरिक विकास उसका रुक जाए भले, लेकिन उसका मानसिक विकास होता रहता है, उसका चारित्रिक विकास भी बदलता रहता है, उसका सांस्कृतिक विकास है, उसका सामाजिक विकास है, उसका नैतिक विकास है। सारी चीजें यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में होती है। विकास संशोधन युक्त नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि संशोधन युक्त होता है साथियों। जैसे एक बालक मानसिक रूप से अगर कमजोर है तो हम कुछ ना कुछ मतलब भले नॉर्मल है वो, लेकिन उसको हम थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं अच्छा माहौल दे करके, तो संशोधन युक्त होता है। ये एक असत्य कथन है। तीसरा विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। देखो, विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित भी माने जाते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ ये भी सही है, मतलब सत्य कथन है, और आपको क्या देखना है, असत्य। तो असत्य कथन सिर्फ तीसरा ही विकल्प है प्रश्न नंबर 22 में। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 23 को। 23वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों, क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न नंबर 23 में। ये देखिए, प्रसव पूर्व काल की अवधि होती है कितनी? लगभग 40 सप्ताह है, लगभग 41 सप्ताह है, लगभग 39 सप्ताह है और लगभग 42 सप्ताह है। तो प्रसव पूर्व काल का मतलब क्या हुआ साथियों, कि जो बालक गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में, उस समय की बात की जा रही है। तो इसकी जो अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है लगभग 40 सप्ताह है। प्रथम विकल्प सही है, 40 सप्ताह है। अगर दिनों की बात करें तो 40 × 7 बराबर 7 चौक 28, 280 दिन, 270 से 280 दिन यहाँ पर अवधि मानी जाती है। लेकिन अगर सप्ताह की बात करें तो आपको 40 सप्ताह सही करना है। विकल्प एक सही है 23वें प्रश्न में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। तो 24वां प्रश्न, विकास शिरः पदाभिमुख सिद्धांत के अनुसार, विकास के शिरः पदाभिमुख सिद्धांत के अनुसार लिखा था यहाँ पर, के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, सिर से मध्य की ओर होता है और मध्य से सिर की ओर होता है। तो शिरः पदाभिमुख सिद्धांत का मतलब क्या है, कि विकास सिर से पैरों की ओर होता है। कहाँ से? सिर से पैरों की ओर होता है। मतलब पहले सिर का विकास होगा, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ विकास जाएगा साथियों। प्रथम विकल्प 24वें प्रश्न में सही है। अब 25वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा और कम से कम एक दोस्त के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा साथियों। बस आपसे इतनी ही मांग है। तो प्रश्न नंबर 25, शुगदिशयता है अवधान संबंधी विकार, मनोगतिक संबंधी विकार, एक प्रकार की विचलन और आहार ग्रहण संबंधी विकार। देखो, निःशुल्क टेस्ट सीरीज रहेगी हमेशा ही, जब तक ये चैनल चलेगा निःशुल्क ही टेस्ट सीरीज रहेगी। किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई जरूर करिएगा। तो 25वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, आहार ग्रहण संबंधी विकार। शुगदिशयता क्या है? आहार ग्रहण संबंधी, मतलब भोजन ग्रहण संबंधी विकार है ये। तो चौथा विकल्प 25वें प्रश्न में सही है। देखो, 25 ही प्रश्न थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे और समझाने की पूरी कोशिश मेरे द्वारा की गई है। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर फिर भी कोई कमी नजर आती हो तो निश्चित रूप से आप उसके लिए कमेंट करिएगा। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं वो भी हमें जरूर बता के जाइएगा साथियों। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए।